हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लुइस ऑल्थुसर के पॉलिटिकल थॉट को काफ़ी डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से उन्होंने जो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म है उसमें चेंजेस किया, कुछ मॉडिफिकेशन किया और री इंटरप्रेट किया, बेसिकली रिवाइटलाइज किया था मार्क्सिस्ट थ्योरी को। और अपने जो न्यू कंसेप्ट दिए हैं यहाँ पर उन्होंने, हम जैसे कि कंसेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी क्या है, ओके इसके बाद से कंसेप्ट ऑफ इंटरपिलेशन क्या है, इसके बाद से स्टेट को इन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है, देन रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस को कैसे इन्होंने, या आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस को कैसे इन्होंने डिफाइन किया है। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू को हम डिटेल में समझने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो वीडियो को मैं डिटेल में शुरू करूँ इससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं और आपको मेरे कंटेंट से हेल्प हो रही है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मेरी चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। इससे क्या होगा, इस चैनल को ग्रो करने पे हेल्प मिलेगी एंड आई नीड दिस फेवर फ्रॉम यू एंड आई होप कि इतना फेवर आप मेरे लिए करेंगे कि आप इसे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिएगा जो जिससे भी आप जानते हैं। तो डिस्कस करते हैं लुइस ऑल्थुसर के पॉइंट ऑफ व्यू को डिटेल में। तो ही वॉज बेसिकली अ प्रोमिनेंट फ्रेंच मार्क्सिस्ट फिलोसोफर। तो मार्क्सिस्ट फिलोसोफर है, आपको ये पता चल रहा है यहाँ पर। तो बेसिकली जो जो ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म है, जैसे इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म हो गया, राइट, या क्लास स्ट्रगल हो गया, या स्टेट एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ बुर्जुआ क्लास, इस तरीके की जो चीज़ें थे उसमें इन्होंने किस तरीके से धीरे से फिर से री इंटरप्रिटेट करने या रिवाइटलाइज करने की कोशिश की है, ये देखेंगे। ओके तो जो 20th सेंचुरी में स्ट्रक्चरलिस्ट एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट मूवमेंट चल रहा था, तो आप देखेंगे कि उसका प्रभाव या इन्फ्लुएंस आपको लुइस ऑल्थुसर के पॉलिटिकल थॉट में देखने को मिलेगा। और स्ट्रक्चरलिस्ट एंड पोस्ट जो स्ट्रक्चरलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू था, इससे इन्होंने, इस लेंस के थ्रू इन्होंने मार्क्सिस्ट थॉट को देखने की कोशिश की है। ओवरऑल एम क्या है यहाँ पर जो लुइस ऑल्थुसर है इनके पॉलिटिकल थॉट का, कि हम किस तरीके से मार्क्सिस्ट थ्योरी को री इंटरप्रेट करें, रिवाइटलाइज करें, इसे रिलेवेंट बनाया जा सके। और इस एम को पूरा करने के लिए इन्होंने कुछ न्यू इंसाइट्स, न्यू विजडम, न्यू थ्योरी, न्यू कंसेप्ट प्रपोज किए हैं। ओके जैसे कि आइडियोलॉजी, पावर, सोशल स्ट्रक्चर के बीच का रिलेशनशिप कैसा है। और जो भी लुइस ऑल्थुसर के आइडियाज़ हैं वो एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालते हैं इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, सोशियोलॉजी एंड कल्चरल स्टडीज़। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया आपका लुइस ऑल्थुसर के बारे में। अब आते हैं हम पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ द लुइस ऑल्थुसर यहाँ पर। तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो ऑल्थुसर का है पॉलिटिकल थॉट में, वो है हिज कंसेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी। हमने ये देखा था जब ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म पढ़ा है, हमने कार्ल मार्क्स के पॉलिटिकल थॉट को पढ़ा है, तो हमने देखा था कि कार्ल मार्क्स आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आइडियोलॉजी को कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, फॉल्स कॉन्शियसनेस। ओके तो यहाँ पर आप देखोगे कि लुइस ऑल्थुसर जस्ट लाइक, जैसे कि ग्रामसी, एंटोनियो ग्रामसी अगर आपने पढ़ा होगा तो उन्होंने भी आइडियोलॉजी, सिविल सोसाइटीज़ के रोल को कंसीडर किया था। उसी तरीके से ऑल्थुसर यहाँ पर कहेंगे कि जो आइडियोलॉजी है ना, इट इज़ नॉट अ सिंपली सेट ऑफ आइडियाज़ और बिलीफ। आइडियोलॉजी एक तरीके का सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन है जो एक तरीके से सोसाइटी में पावर रिलेशन को प्रोड्यूस करता है। ओके सो आइडियोलॉजी एक तरीके से क्या है, एक सेट ऑफ आइडियाज़ या बिलीफ ही नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। आइडियोलॉजी अपने आप में एक पूरा सिस्टम है जो सोसाइटी में पावर रिलेशंस को, सोशल रिलेशनशिप को मेंटेन करता है और कंस्ट्रक्ट करता है। मतलब अगर एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को आप सोसाइटी में स्प्रेड करना शुरू कर दें, लोग उसमें बिलीव करना शुरू कर दें, तो एक पूरा सिस्टम ऑफ थॉट बन जाएगा जिसके आधार पर उस सोसाइटी की पावर रिलेशन एक तरीके से ऑपरेट करेगी। गेटिंग इट। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो लुइस ऑल्थुसर हैं ये कहते हैं कि जो आइडियोलॉजी है ये इंस्टीट्यूशन के माध्यम से वर्क करती है। इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आपका स्टेट हो गया, स्कूल्स हो गए, या यूनिवर्सिटीज़ हो गई,
राइट, या फैमिली हो गया, मीडिया हो गया, जितने भी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एक सोसाइटी में होते हैं, चाहे वो सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे फैमिली या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या मीडिया हो गया आपका, ये सारे इंस्टीट्यूशंस हेल्प करते हैं कि आइडियोलॉजी क्या है, वर्क करे। ओके और इस तरीके से जो आइडियोलॉजी है वो शेप करती है इंडिविजुअल्स की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। आप जैसे कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी में फोकस करते हैं तो आपकी आइडियोलॉजी आपके जो विचार हैं उनको शेप करती है। जैसे मान लीजिए फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी, तो फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी आपको ये दिखाती है, ये आपको जो वर्ड है उसको अंडरस्टैंड करने या वर्ड की तरफ जो व्यूज़ होते हैं उसको शेप करने पे हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल आप फेमिनिस्ट हैं तो आप कहेंगे नहीं, वुमेन का बहुत एक्सप्लॉइटेशन हुआ है और अभी भी अगर सोशल रिलेशनशिप देखो तो जेंडर इक्वालिटी नहीं एग्जिस्ट करती है, या जो जेंडर स्पेसिफिक रोल हैं वुमेन के कि उनको जो वर्किंग कंडीशन या उनको वर्क करना अलाउ नहीं किया जाता या लेट नाइट अलाउ नहीं किया जाता, ये सारी चीज़ें। तो जो आपकी आइडियोलॉजी होती है, जो आपके बिलीफ होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं वर्ड के लिए। इस चीज़ से तो आप एग्री करते हो ना यहाँ पर, मतलब पर्सनली इस चीज़ से एग्री करते होंगे। तो लुइस ऑल्थुसर भी इस चीज़ को यहाँ पर सपोर्ट करते हैं कि आइडियोलॉजी इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से वर्क करती है और आइडियोलॉजी इंडिविजुअल्स के जो आइडियाज़ हैं, अंडरस्टैंडिंग है टुवर्ड्स द वर्ल्ड, उसको शेप करने पे हेल्प करती है। जैसे मान लीजिए आप एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, आप ग्रीन पॉलिटिक्स पे बिलीव करते हैं, तो आप देखोगे ना चारों तरफ की कैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, जो रिवर एरिया है उसको ड्राई करके उसमें अर्बनाइजेशन किया जा रहा है, मतलब किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ग्रीन पॉलिटिक्स जो एक आइडियोलॉजी है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड को डेवलप कर रही है। यहाँ पर बेसिकली बात होगी आपकी कल्चरल आइडियोलॉजी की स्पेसिफिकली। ओके, तो ये आपका कंसेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी समझ में आया अकॉर्डिंग टू लुइस ऑल्थुसर कि आइडियोलॉजी क्या है और आइडियोलॉजी कैसे काम करती है। अगर आपको इतना समझ में आ रहा हो तो फर्दर हम सेकेंड कंसेप्ट पे चलते हैं लुइस ऑल्थुसर के, जो है कंसेप्ट ऑफ इंटरप्रिलेशन। कंसेप्ट ऑफ इंटरप्रिलेशन एक तरीके से एक प्रोसेस को रिफर करता है। ओके, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं उनके स्पेसिफिक सोशल रोल्स एंड आइडेंटिटीज कंस्ट्रक्ट की जाती हैं थ्रू द आइडियोलॉजिकल एपरेटस। एपरेटस बेसिकली क्या होता है, एक सेट ऑफ टूल्स होता है या सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स या टेक्निक्स होती है जिसके द्वारा कोई एक्टिविटी की जाती है। जैसे मान लीजिए आप गार्डनिंग कर रहे हो, जैसे पेड़ पौधे लगाते हो, तो पेड़ पौधे लगाने के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, कि आप मिट्टी को खोदेंगे, फिर उसमें पौधे लगाएंगे, फिर पानी डालेंगे। तो गार्डनिंग करने के कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है, इन टूल्स को हम कहते हैं एपरेटसेस। इसी तरीके से कोई भी आइडियोलॉजी फंक्शन करे उसके लिए कुछ स्पेसिफिक एपरेटसेस की ज़रूरत होती है। जैसे कि मान लीजिए आपको आइडियाज़ को स्प्रेड करना है तो इसके लिए आपको मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी ना। जैसे आज के टाइम पे प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया, इसके थ्रू अपने विचारों को आप फैलाएंगे लोगों तक। तो सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया एक एपरेटस हो गया, एक टूल हो गया, एक इंस्ट्रूमेंट हो गया जो आप यूज़ कर रहे हैं अपने आइडियाज़ को लोगों तक पहुंचाने में। या फॉर एग्ज़ाम्पल और भी आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे एपरेटस की मीनिंग समझ में आ रही है आपको। कंसेप्ट ऑफ इंटरप्रिलेशन को अगर हम देखें तो ये कंसेप्ट कहता है कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस के द्वारा लोगों के स्पेसिफिक सोशल रोल्स, लोगों के स्पेसिफिक आइडेंटिटीज़ को कंस्ट्रक्ट किया जाता है और इन स्पेसिफिक रोल एंड आइडेंटिटीज़ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सहारा लिया जाता है आइडियोलॉजी का। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए एक आपका नाम ही हो गया, बहुत ही बेसिक से मैं शुरू करती हूँ यहाँ पर। जैसे आपका नाम, जैसे कि मेरा नाम दीपिका है, तो जब मैं बॉर्न हुई होंगी तो मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम रख दिया दीपिका,
राइट। जैसे आपका भी मान लीजिए आप बॉर्न हुए होंगे, आपका नामकरण हुआ होगा, आपको एक नाम दे दिया गया, एक आपको पर्टिकुलर आइडेंटिटी दे दी गई। अब अभी कुछ मुझे कोई भी मार्केट में बुलाएगा या कहीं कैंपस में बुलाएगा दीपिका, तो मैं मुड़कर देखूंगी ना, क्योंकि वो मेरी आइडेंटिटी है। हो सकता है वो आइडेंटिटी मैंने खुद को नहीं दी है, वो मुझे मेरी फैमिली या सोसाइटी, ये जैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस का पार्ट है एक फैमिली, तो ये फैमिली के द्वारा दिया गया मुझे ये आइडेंटिटी है, और मैंने इसे बहुत ही नेचुरल तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। ओके तो इस पूरी ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंसेप्ट ऑफ इंटरप्रिलेशन। इसी तरीके से जब आप जिस तरीके की सोसाइटी पे बॉर्न होते हैं, उस सोसाइटी में जिस तरीके का कल्चर डोमिनेट करता है, और बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उस कल्चर को डोमिनेंट बनाने पे हेल्प करते हैं और एक आइडियोलॉजी का यूज़ करते हैं। और आप एक तरीके से जैसे जैसे अब आपकी अपब्रिंगिंग होगी, आप बड़े होंगे, वो धीरे धीरे वो कल्चरल वैल्यूज़, वो धीरे धीरे कल्चरल बिलीफ आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएंगे, आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाएंगे। ओके और जैसे नाम के कंसेप्ट से समझ में आ गया, तो ये पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंसेप्ट ऑफ इंटरप्रिलेशन। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जेंडर रोल का। आपने देखा होगा सोसाइटी में पावर रिलेशन अगर देखा जाए तो ज़्यादातर क्या होता है, जैसे इंडिया, हम किसी भी कंट्री को ले लो या किसी भी कम्युनिटी को ले लो, तो जो भी पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ हैं, तो वहाँ पर पावर किसके हाथों में होती है, जो मेल होते हैं। ओके और जो फीमेल होते हैं वो सब्जुगेटेड होती हैं पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ में। तो ये जो सोसाइटी में पावर रिलेशन है ना, ये जो सोशल हायरार्कीज़ बनाई गई कि डिसीजन मेकिंग या फैमिली हेड मेल होगा, फीमेल नहीं होगी, तो ये सोशल हायरार्कीज़, पावर रिलेशंस, ये इस प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिलेशन के द्वारा बनाया जाता है। भाई जब हम बॉर्न हुए तो हमें नहीं पता था, जब बॉर्न हुए तो हमें पता चला अगर अच्छा हम बेबी गर्ल है तो उसका सोसाइटी में एक स्पेसिफिक रोल है एज अ फीमेल। उसको किचन का काम करना है, उससे बच्चे पढ़ाने लिखाने हैं, बच्चों की केयर करना है, इमोशन डोमिनेंट होगा, ये सारी चीज़ें। ओके इस जैसे एक और बहुत सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, आज के टाइम पे आपने बहुत टाइम फील किया होगा, जैसे एक मैरिड वुमेन की एक आइडेंटिटी होती है। फॉर एग्जांपल हम अपने इंडिया के कल्चर की बात करें, अगर हम अपने राइट, जैसे मान लीजिए हम यूपी बिहार में आपने देखा होगा ये चीज़ें, हमारी सोसाइटी में क्या होता है, एक मैरिड वुमेन की आइडेंटिटी होती है ना, कि एक स्पेसिफिक वे में दिखना चाहिए मैरिड वुमेन को। अब ये जो स्पेसिफिक या पर्टिकुलर आइडेंटिटी है, ये किसके द्वारा बनाई गई थी, इस प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिलेशन के द्वारा। एक आइडियोलॉजी या एक आइडियाज़ या वैल्यूज़ को कंस्ट्रक्ट किया गया कि एक मैरिड वुमेन शुड लुक लाइक दिस, एक इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी हो गई। बट इन केस अगर कोई लड़की मैरिड वुमेन जैसा नहीं दिखती है बट स्टिल शी इज़ मैरिड, लोग कहेंगे अच्छा आप दिखती तो नहीं है कि आप मैरिड हैं। सिंपल सा एक आपने भी बहुत बार ये अपने आसपास फील किया होगा। मैं ये ऐसे एग्जांपल्स आपकी डेली लाइफ से इसलिए दे रही हूँ ताकि बेटर आप समझ पाओ कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिलेशन। तो नाम से समझ में आया, जेंडर रोल से समझ में आया, एक अपीयरेंस से समझ में आया कि एक मैरिड वुमेन कैसी दिखना चाहिए। मैरिड मेन जो होते हैं, जो मेल होते हैं, कभी एक स्पेसिफिक आइडेंटिटीज़ नहीं होती। तो इससे ये इन सब चीज़ों से, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू मेरा बताने का आपको ये मतलब है कि किस तरीके से प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिलेशन के द्वारा जो इंडिविजुअल्स होते हैं सोसाइटी में, उनके स्पेसिफिक सोशल रोल्स और आइडेंटिटीज़ कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडियोलॉजिकल एपरेटस। इस बात को सपोर्ट किया गया लुइस ऑल्थुसर के द्वारा। जबकि कार्ल मार्क्स या ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म था, उसमें क्या कहा था कि हर जो सोशल एंड पावर रिलेशन है सोसाइटी में, वो इकोनॉमिक फैक्टर्स के द्वारा डिसाइड किया जाता है। जबकि आप देखेंगे 20th सेंचुरी में जब नियो मार्क्सिज्म आया, जैसे कि लुइस ऑल्थुसर एंड अदर नियो मार्क्सिस्ट ने कहा कि नहीं भाई, हर चीज़ इकोनॉमिक फैक्टर से ही नहीं डिसाइड हो रही है, सोशल रिलेशंस एंड द पावर रिलेशन।
यहाँ पे कल्चर भी काम कर रहा है, यहाँ पे आइडियोलॉजी भी काम कर रही है, सभी चीज़ें उससे प्रभावित होता है, सोशल एंड पावर रिलेशन इन द सोसाइटी। ओके, तो ये समझ में आया यहाँ पर आपको बेसिक। तो अब दूसरा कंसेप्ट आता है स्टेट के बारे में। स्टेट का कंसेप्ट के साथ साथ ही हम ये जो कंसेप्ट ऑफ इंटरप्रिलेशन है इसको थोड़ा और डिटेल में यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो कार्ल मार्क्स या ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म में क्या बोला गया था कि स्टेट क्या है? ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट क्या कह रहे थे? स्टेट एक कमेटी है या इंस्ट्रूमेंट है जो डोमिनेंट क्लास है उसके हाथ में, और जो डोमिनेंट क्लास है, जो हैव्स क्लास है, वो इस स्टेट को यूज़ करती है फॉर द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द वर्किंग क्लास। ओके, तो ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट क्या कह रहे थे? स्टेट क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है क्लास डोमिनेशन का, जो आपकी हैव्स क्लास थी। लेकिन लुइस ऑल्थुसर या अदर नियो मार्क्सिस्ट ने इस ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो स्टेट को लेकर था, इसे चैलेंज किया। और लुइस ऑल्थुसर का कहना था कि जो स्टेट है, स्टेट इज एक न्यूट्रल आइडेंटिटी तो नहीं है, बट हाँ इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स, एक तरीके से कॉम्प्लेक्स एपरेटस है। एपरेटस मतलब टूल्स, वही राइट, कि कुछ एक इंस्ट्रूमेंट या टूल्स है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टूल है जो ऑपरेट करता है इंडिपेंडेंटली टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर। सोसाइटी में जो सोशल ऑर्डर्स हैं, जो डोमिनेंट क्लास एंड ऑल पर्टिकुलर आइडिया या आइडियोलॉजी डोमिनेट कर रही होगी, उसको मेंटेन करने के लिए इंडिपेंडेंटली वर्क करता है जो स्टेट है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि वेस्टर्न वैल्यूज़ आप देख लो, सोसाइटी में आप देखोगे कि किस तरीके से जो वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं उनको सुपीरियर माना जाता है, और इस वैल्यू को इस तरीके से सोसाइटी में स्प्रेड किया जाता है, और जो सिविल सोसाइटीज़ हैं वो हेल्प करती हैं इस चीज़ को मेंटेन करने में के लिए कि भाई ये जो वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं ये सुपीरियर हैं। हम नहीं कहते, जैसे बहुत सिंपल सा आपने अपने आसपास फील किया होगा, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में जो बहुत ही मिडिल क्लास के लोग होंगे वो कहते हैं ना कि भाई शहर से, जैसे मान लीजिए कहेंगे आप बहुत मॉडर्न हो गए। मॉडर्न वो इस सेंस में नहीं कहते कि आपकी थॉट प्रोसेस मॉडर्न हो गई है। मॉडर्निटी वो गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं। मॉडर्निटी का मतलब वो कि हाँ आपने मॉडर्न कपड़े पहन लिए, मॉडर्न ड्रेसेस पहन लिए, या आपने मॉडर्न वे ऑफ स्टाइल है पार्टी करना, लेट नाइट बाहर रहना, ये अडॉप्ट कर लिया तो आप मॉडर्न हो गए। नहीं भाई, मॉडर्न की एक्चुअल मीनिंग तो ये है कि आपकी थॉट प्रोसेस मॉडर्न होनी चाहिए ना, आपका सोचने का तरीका मॉडर्न होना चाहिए। तो सिंपल सी बात ये है कि किस तरीके से जो स्टेट है वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर। और ऑल्थ्यूसर कहते हैं कि ये काम कैसे करता है, कैसे ये एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को मेंटेन करता है। इसके दो तरीके होते हैं। एक इनका सिंपल है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही, मैं थोड़ा सा रफ कर देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रही है ना। गिव मी 2 minutes। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि स्टेट को कैसे लुइस ऑल्थ्यूसर ने डिफाइन किया है। लुइस ऑल्थ्यूसर ने डिफाइन किया स्टेट को कैसे, कि स्टेट एक कॉम्प्लेक्स एपरेटस है जो ऑपरेट करता है इंडिपेंडेंटली टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर। और ये ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ स्टेट के जस्ट अपोजिट है। इतना समझ में आया। अब लुइस ऑल्थ्यूसर फर्दर कहते हैं कि ये जो स्टेट है ये एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को मेंटेन कैसे करता है। तो इसके दो तरीके हैं। सो देयर आर 2 ways जिसके थ्रू स्टेट क्या करता है, एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करता है। पहला है रिप्रेसिव मीन्स, दूसरा है आइडियोलॉजिकल मीन्स। पहले को कहते हैं हम रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस, जो लुइस ऑल्थ्यूसर ने कंसेप्ट दिया है, उसका पूरा नाम ये है। अब ये इसका मतलब है रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस, मतलब स्टेट के वो सारे टूल्स जिनमें फोर्स इन्वॉल्व होता है, जो कोहर्सिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि पुलिस हो गई, मिलिट्री हो गई आपकी, या पनिशमेंट सिस्टम हो गए, या प्रिजन हो गई जो जेल होती है। तो ये सारे
कोहर्सिव इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें फोर्स इन्वॉल्व है, और इस तरीके से फोर्स या बल का सहारा लेकर के जो स्टेट है वो रूलिंग क्लास की इंटरेस्ट पे को इन्फोर्स करता है। जैसे मान लीजिए कुछ इंडिविजुअल्स धरना दे रहे हैं और सरकार को लग रहा है कि भाई ये हमारे खिलाफ है, तो कहेंगे भाई पुलिस को भेजेंगे, बोलेंगे इस जो धरने में लोग बैठे हैं उनको भगाया जाए। गेटिंग इट? या आपको आपके ऊपर कुछ ऐसे एलिगेशंस लगा देंगे, आपको जेल पहुंचा देंगे, या आपको थाने में बंद कर देंगे, या मिलिट्री भेज देंगे। तो ये क्या है? ये है आपका रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस। स्टेट के पास कुछ ऐसे कोहर्सिव टूल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके स्टेट एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, अब एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर मतलब वही डोमिनेटिंग आइडियोलॉजी, डोमिनेटिंग कल्चर्स को मेंटेन करने पे हेल्प करती है। इस चीज़ को तो कार्ल मार्क्स ने भी माना था, लेकिन दूसरा जो तरीका इन्होंने नियो मार्क्सिस्ट लाइक लुइस ऑल्थ्यूजर ने एक्सेप्ट किया वो था आइडियोलॉजिकल मीन्स, जिसको कार्ल मार्क्स ने एक्सेप्ट नहीं किया था। दूसरा तरीका है आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस, ISA। इसमें वो सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं जैसे कि सोशल इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, आपकी फैमिली शेप करती है आपके आइडियाज़ को, राइट, जैसे कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, ये सारी चीज़ें। एजुकेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इन सब चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। रिलीजन, मीडिया, ये शेप करते हैं जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी है उसको। प्रेजेंट टाइम पे आप इंडिया का सिनेरियो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इस चीज़ पे कैसे ये वर्क कर रहा है। ओके तो जो लुइस ऑल्थ्यूजर हैं इन्होंने कहा कि देयर आर 2 वेज जिसके थ्रू जो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर है, जो डोमिनेंट सोशल ऑर्डर है, उसको कैसे मेंटेन किया जाता है। पहला है आपका रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस के द्वारा, और दूसरा है आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस के द्वारा। ये इतना समझ में आया ये कंसेप्ट? फर्दर चलते हैं। तो भाई अब सॉल्यूशन क्या है? कार्ल मार्क्स ने तो कह दिया था कि भाई रिवॉल्यूशन कर दो, क्रांति कर दो, और इस तरीके से सॉल्यूशन निकाला था। नियो मार्क्सिस्ट सॉल्यूशन क्या देते हैं? तो नियो मार्क्सिस्ट में अगर आपने एंटोनियो ग्राम्सी को पढ़ा होगा या लुइस ऑल्थ्यूजर को आप यहाँ आज समझने की कोशिश करेंगे, तो ये सब कहते हैं कि भाई सोसाइटी में जो सोशल मूवमेंट्स है इसका रोल बहुत है, इम्पॉर्टेंट है। जो क्लास स्ट्रगल है, रोल ऑफ सोशल मूवमेंट्स को, तो जैसे कि एंटोनियो ग्राम्सी ने क्या कहा था, एक हमें काउंटर हेजेमनी लानी पड़ेगी, एक काउंटर हेजेमनी लानी पड़ेगी। हेजेमनी मतलब एक काउंटर डोमिनेंट आइडियोलॉजी लानी पड़ेगी अगर आपको एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को ख़त्म करना है। तो उसी तरीके से लुइस ऑल्थ्यूजर यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आपको एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर या सोशल रिलेशन को चैलेंज करना है, इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाने हैं, तो आपको क्या करना होगा, जो ऑप्रेस्ड क्लासेस हैं या ग्रुप्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करो, उनका एक ग्रुप बनाओ, उन्हें मोबिलाइज करो, और जो एग्जिस्टिंग डोमिनेंट आइडियोलॉजी या पावर स्ट्रक्चर है उसको चैलेंज करो, ट्रांसफॉर्म करो, और उस जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी है उसको चैलेंज करो, बेसिकली उसके ऑपरेटिव्स को चैलेंजेस करो। तो इस तरीके से लुइस ऑल्थ्यूजर कहते हैं कि भाई जो ऑप्रेस्ड ग्रुप्स हैं इनको क्या करना है, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, अपने लोगों को मोबिलाइज करना है, अपने एपरेटिव्स डेवलप करने हैं, और इस तरीके से हमें जो एग्जिस्टिंग डोमिनेंट आइडियोलॉजी है उसको चैलेंज करना है। तो ये कुछ उसी तरीके से है कि आप काउंटर डोमिनेंट आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ लेकर आओ जो चैलेंज कर सके एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजी को। जैसे मान लीजिए कि इंडिया में जो वेस्टर्न कल्चर है वो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, ठीक है, तो हाँ इसको अगर काउंटर करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें इंडियन कल्चर को प्रमोट करना होगा। इंडियन कल्चर जैसे मान लीजिए वोकल फॉर लोकल, इसका एग्जाम्पल आप दे दो, वोकल फॉर लोकल, ये आपने सुना होगा ना, अभी ये टैगलाइन दी गई थी PM के द्वारा। तो इस तरीके से हमने इंडियन कल्चर, जो भी हमारी इंडियन कल्चर की वैल्यूज़ हैं, इंडियन कल्चर है, जो हमारा फूड सिस्टम है, जो भी चीज़ें हैं, जो हमारे चाहे फेस्टिवल्स हों वो, या हमारे कस्टम एंड ट्रेडिशंस हों, हम उनको प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। हम ऐसे टूल्स डेवलप करें ताकि हम इनको चैलेंज कर सकें। तो इस तरीके से ये काम करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर लुइस ऑल्थ्यूजर।
ओके तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देने की बात है कि जो लुइस ऑल्थ्यूजर है, इतना इम्पॉर्टेंट, इतना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया पॉलिटिकल थॉट पे, लेकिन जैसे कि हर एक पॉलिटिकल थिंकर को क्रिटिसाइज़ किया गया है, कुछ क्रिटिसिज्म फेस करने पड़े हैं, उसी तरीके से लुइस ऑल्थ्यूजर का जो काम है वो भी कंट्रोवर्सी और क्रिटिसिज्म से फ्री नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने आर्ग्यू किया, क्रिटिसाइज़ किया लुइस ऑल्थ्यूजर के काम को। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बोला, कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि जो लुइस ऑल्थ्यूजर हैं वो स्ट्रक्चरल डिटर्मिनिज्म है। जैसे कार्ल मार्क्स को क्या कहा गया था? कार्ल मार्क्स को कहा गया था इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, कि इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का मतलब था कि कार्ल मार्क्स सोसाइटी को एनालाइज कर रहे हैं केवल एंड केवल इकोनॉमिक फैक्टर्स के आधार पर। वहीं यहाँ पर जो नियो मार्क्सिस्ट हैं लाइक लुइस ऑल्थ्यूजर, इनको बोला जाता है स्ट्रक्चरल डिटर्मिनिज्म, कि जो भाई लुइस ऑल्थ्यूजर है यहाँ पर, ये हर चीज़ या सोशल पावर रिलेशन को या सोसाइटी को एनालाइज कर दें केवल एंड केवल ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। ओके तो ये ध्यान रखने की बात है यहाँ पर। तो ये क्रिटिसिज्म आप मेंशन कर देना। देन लास्ट में हम कंक्लूजन लिखेंगे कि जो लुइस ऑल्थ्यूजर हैं, इन्होंने एक इनोवेटिव और इन्फ्लुएंशियल इंसाइट्स प्रोवाइड किए थे ऑन द नेचर ऑफ आइडियोलॉजी, पावर या सोशल स्ट्रक्चर्स पर, जहाँ पर इन्होंने कंसेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी, कंसेप्ट ऑफ इंटरपेलेशन, कंसेप्ट ऑफ स्टेट प्रोपाउंड किया है एज अ थ्योरी। और लेकिन इनके बहुत सारे क्रिटिसिज्म हैं, इसके बावजूद भी हम ये देखेंगे कि जो लुइस ऑल्थ्यूजर का कंट्रीब्यूशन है ये स्टिल डिबेट एंड डिस्कशन का एक पार्ट है इन पॉलिटिकल फिलॉसफी, और इन्होंने वैल्यूएबल टूल्स ऑफर किए थे फॉर एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द पावर इन मॉडर्न सोसाइटी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। तो यहाँ पर आपका एंड होता है लुइस ऑल्थ्यूजर के पॉलिटिकल थॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर ग्रीन से हाईलाइट की है, अगर आप इनके पॉलिटिकल थॉट लिख रहे हो तो इन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें से आप कुछ भी मिस कर रहे हो, इट मीन्स दैट कि आप लुइस ऑल्थ्यूजर को इनकम्प्लीट लिख रहे हैं। ओके तो ये जो हाईलाइटेड या जो ग्रीन से यहाँ पर मैंने बोल्ड किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं लुइस ऑल्थ्यूजर के पॉलिटिकल फिलॉसफी में। सो अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, वहाँ पर आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं मेरे साथ। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो। एंड यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।